प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके जो अम्ल, क्षार एवं लवण नाम का पाठ है उसके दूसरे पार्ट की शुरुआत आज के इस वीडियो में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने अम्ल, क्षार, लवण और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आयनीकरण से। तो वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा प्रत्येक टॉपिक। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आयनीकरण होता क्या है, हमने इसके पहले पार्ट में थोड़ा सा चर्चा किया था कि यदि कोई आपके पास ऐसा यौगिक है जिसके पास दो आयन है, जैसे अगर हम NaOH की बात करें, किसकी बात करें, NaOH की, तो Na पे प्लस चार्ज है, OH पे हम जानते हैं माइनस चार्ज है। ये प्लस और माइनस मिलकर के, यानी इसके पास ऋण आयन है और इसके पास क्या है, धन आयन है, और दो आयन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जल का एक ऐसा गुण होता है कि जिसके पास दो आयन उपस्थित रहते हैं, उनको अगर हम जल में घोलते हैं तो जल इसके आयन को अलग और इसके आयन को अलग कर देता है। फिर से एक बार कि जब जैसे ये इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, विपरीत आवेश है, विपरीत आयन है, एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो प्लस माइनस मिलकर के कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें देखिए एक प्लस आयन भी है, माइनस आयन भी। अगर इसको जनरली रूप से देखा जाए तो प्लस और माइनस मिल करके कितना हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे NaOH जो है, इसमें अगर आप विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह NaOH में नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होता है, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या तो उसमें मुक्त आयन हो, यानी कि इसमें आयन होना चाहिए। अगर आयन है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि आयन है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आयनों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो NaOH, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आयन नहीं है, क्योंकि इसका आयन कितना है, जीरो है, तो इसमें आयन नहीं है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे ही इसको जल में घोला जाएगा, जल का एक गुण है कि अगर इसको जल में हम घोलेंगे तो Na के अणु अलग हो जाएंगे और OH के अणु अलग हो जाएंगे। अब इन दोनों के पास जब जल में घोल दिए तो एक के पास प्लस आ गया, एक के पास माइनस आ गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों एक दूसरे से मुक्त हो गए। अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यही है हमारा आयनीकरण। आयनीकरण क्या है कि जब हम किसी ऐसे लवण को जल में घोलते हैं, ये क्या है, लवण है, क्योंकि इसमें NaOH जीरो चार्ज है, उदासीन है, यह NaOH क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो इसको जब हम जल में घोलते हैं, जलीय विलयन में घोलते हैं, तो इसमें प्लस के आयन अलग हो जाते हैं और माइनस के आयन अलग हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं आयनीकरण। जैसे आपका NaOH, इसकी अभिक्रिया अगर हम जलीय विलयन लेते हैं, जलीय विलयन, तो जलीय विलयन में NaOH को जब डाला जाएगा तो इसमें Na प्लस अलग हो जाएगा और प्लस में OH माइनस अलग हो जाएगा। जैसे अगला अगर ले लें कि H2SO4, तो H2SO4 में देखिए होता क्या है कि H2SO4 को अगर हम इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे, जलीय विलयन, तो जलीय विलयन में इसको जब मिलाया जाएगा तो देखिए H2 हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का एक, हमने पढ़ा है, तो इस पे प्लस का एक, और SO4 जो है इस पर माइनस चार्ज होता है। और जब ये दोनों आपस में मिले हैं तो इसका प्लस और इसका माइनस मिल करके एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, यानी इस पर आयन कितने हैं, जीरो है, इस पर आवेश कितने हैं, जीरो है। लेकिन जब इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो इसका H2 अलग हो जाएगा, क्योंकि जल की एक प्रवृत्ति होती है, होता है कि वह आयनों में तोड़ देता है। जब उसमें यौगिकों को हम मिलाते हैं तो वह आयनों में, उनको आयनों में तोड़ देता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा आयनीकरण। तो यहां से H2 के अणु अलग हो जाएंगे और प्लस SO4 माइनस के अणु अलग हो जाएंगे। तो यही है हमारा आयनीकरण। देखिए यहां पे जो कुछ भी आपको बताया जाएगा, सारी परिभाषाएं आपको या तो आने वाली अगली स्लाइड में या तो आपको स्क्रीन पर दे दी जाएंगी, वहीं से आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं।
एक चीज आपको बार बार जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक एक चीज आपको मिलेगा, जैसे आपका हो जाएगा सांद्र, सांद्र, और एक मिलेगा आपको तनु। जैसे हम कहेंगे कि कोई अम्ल अगर सांद्र अम्ल है, जैसे अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो यहां पे सांद्र क्या है और तनु क्या है। तो सांद्र क्या है और तनु क्या है। सांद्र का मतलब यह हुआ, देखिए जो कोई भी अगर अम्ल है तो उसमें जल की मात्रा रहेगी ही रहेगी। अगर उसमें कोई भी विलेन आपके पास ऐसा है जो कि क्या है, अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय है, कोई आपके पास जली विलेन ऐसा है जो कि कैसा है, अम्लीय है, तो इसमें जली विलेन के लिए ही परिभाषित है सांद्र भी और तनु भी। तो अगर हम सांद्र को परिभाषित करें तो देखिए अगर हम जली विलेन किसी भी चीज का बनाएंगे, किसी भी अम्ल का बनाएंगे तो दो कंडीशन हमारे पास हो सकता है। पहला कंडीशन ये कि उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि जल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो। तो जहां पे अम्ल ज्यादा होगा, अम्ल ज्यादा और अम्ल ज्यादा जल कम जहां होगा वह विलेन क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। कोई भी अम्ल, जैसे अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अगर हम देखें, अगर इसको हम कहें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें H2SO4 की मात्रा ज्यादा है विलेन में और जल की मात्रा कम है। तो जहां पे अम्ल ज्यादा और जल कम मिले वह क्या कहलाएगा, आपका सांद्र विलेन कहलाएगा। अगर तनु अम्ल की बात करें तो तनु में इसका जस्ट उल्टा, जल ज्यादा और अम्ल कम। अम्ल क्या हो जाएगा, कम। अगर उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, आपके विलेन में जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो वह विलेन कहलाता है आपका तनु विलेन। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच मान। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति, हाइड्रोजन मतलब एक तत्व है, हाइड्रोजन जो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की शक्ति, पीएच मान है क्या। हमने परिभाषा में अम्ल और क्षार पढ़ा है, अम्ल और क्षार हमने परिभाषा में ये दो चीज पढ़ा है। अम्ल की परिभाषा किस पे आधार पर दी जाती है, हाइड्रोजन H+ के आधार पर दी जाती है, और क्षार की परिभाषा OH- के आधार पर दी जाती है। अब देखिए यहां पे H+, H इसमें भी है और H इसमें भी है, तो अम्ल में भी आपका हाइड्रोजन है और क्षार में भी आपका हाइड्रोजन है। इन्हीं हाइड्रोजन की प्रबलता, इन्हीं हाइड्रोजन की शक्ति की गणना हम किसके द्वारा करते हैं, पीएच मान के द्वारा करते हैं। हाइड्रोजन की शक्ति की गणना अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए, जैसे हमने अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए बताया था पिछले लेक्चर में कि हमने अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से एक युक्ति है, ये डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सारेंस। इन्होंने एक बनाया स्केल, जैसे हमारा जो मापन करने वाला जो स्केल होता है उसी के जैसा एक स्केल बनाया, जिसमें इन्होंने 14 खाने कुल रखे, 1 2 3 4 5 6, टोटल इन्होंने 14 खाने तक बनाया और बीच में यहीं पे कहीं पे रख दिया इन्होंने 0। बीच में क्या रख दिया, 0। तो अब सारेंस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक स्केल बनाया, जैसे आपके स्केल में 15 तक रहता है छोटी वाली स्केल में, इसमें कितने तक था, 14 तक था और बीच में यहाँ पे 0 था। अब इस स्केल के सहायता से इन्होंने पीएच, हाइड्रोजन की शक्ति की गणना करना शुरू की। जैसे इधर देखते हैं कि जो अम्ल है उसमें H+ की मात्रा कितनी रहती है और जो क्षार है उधर H+ की मात्रा किस में रहती है। तो यहां पर यह पाया गया, इधर 7 से अगर इधर आते हैं तो 7 के इधर अगर आते हैं तो H+ की सांद्रता बढ़ती है, और अगर 7 से इधर आते हैं, इधर की ओर आते हैं तो OH- की सांद्रता बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि H+, जैसे अगर यहां से हम 7 से 7 6 5 4 3 2 1 जाते हैं तो यहां से H+ आयनों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर जितनी अधिक H+ आयनों की संख्या होगी उतना ही अच्छा अम्ल होगा। फिर से कि जब हम इससे इधर जाते हैं तो इसकी H+ की सांद्रता बढ़ती है। सांद्रता का मतलब क्या हुआ, सांद्रता का मतलब यहां गाढ़ेपन से है। जैसे अगर आप एक गिलास में पानी ले लेते हैं, उसमें आप बार बार नमक डालते जा रहे हैं, उसको घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, और वह विलेन आपका पानी में, जो गिलास में पानी रखा हुआ है, नमक बार बार घोलने से, ज्यादा मात्रा में नमक डालने से वह विलेन क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, यानी उसकी सांद्रता बढ़ रही है। तो सांद्रता का मतलब यहां है गाढ़ेपन से।
अगर हम 7 से इधर जाते हैं तो H प्लस की सांद्रता बढ़ती है, यानी कि H प्लस की संख्या बढ़ती है। अगर H प्लस की संख्या बढ़ेगी तो वह अम्लीय ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो H प्लस आयनों को दान करते हैं, H प्लस आयनों को अपने से अलग करते हैं। तो अलग कब करेगा? जब इसके पास खुद का H प्लस आयन रहेगा तब तो। भाई घर में अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप निमंत्रण कैसे दोगे अपने रिश्तेदारों को? नहीं दे सकते ना। तो यहां पे क्या है कि जब 7 से इधर की ओर जाते हैं तो H प्लस आपका बढ़ता है। अगर आपका H प्लस बढ़ेगा तो H प्लस आयन बढ़ने की संख्या ज्यादा होगी। अगर संख्या ज्यादा होगी तो वह H प्लस को आसानी से ज्यादा मात्रा में निकालेगा। और जब हम 7 से इधर आते हैं, 7 से जब इधर आते हैं तो OH की सांद्रता बढ़ती है, यानी कि यहां पे OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है, OH माइनस आयन की संख्या बढ़ती है। यानी कि जब 8 की कम होगी 9 से, 9 की कम होगी 10 से, 10 की कम होगी 11 से, 13 की कम होगी 14 से, यानी कि इधर जैसे जैसे जाएंगे OH माइनस आयन की संख्या बढ़ेगी। OH माइनस आयन क्या है? जैसे क्षार वे तत्व, वे यौगिक होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने अंदर से OH माइनस आयन को निकालते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जलीय विलयन में जल में घोलने पर जो आपका OH माइनस आयन बाहर निकाले वह क्या कहलाता है? क्षार। अब यहां से जैसे नीचे हम आते हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है, यानी उसका गाढ़ापन बढ़ता है, OH माइनस आयन की संख्या बढ़ती है। अगर 14 की संख्या सबसे ज्यादा है, इसमें 1 की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसमें 14 की संख्या ज्यादा है, इसमें उल्टा बढ़ता है और इसमें उल्टा बढ़ता है, इसके जस्ट अपोजिट इसमें बढ़ता है। तो यहां पे 14 में सबसे ज्यादा OH आयन होंगे, क्योंकि इधर से बढ़ रहा है और हाईएस्ट कितना है? 14 तक। तो 14 में सबसे ज्यादा होंगे, और सबसे ज्यादा का मतलब क्या है कि जितना ही उसके पास ज्यादा होगा उतना ही जल में घोलने पर वह अपने अंदर से ज्यादा निकालेगा। तो इधर जब बढ़ेंगे तो ये OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि इधर कौन सा गुण आ रहा है? क्षारीय गुण आ रहा है। इधर कौन सा गुण आ रहा है? क्षारीय गुण। यानी कि जैसे ही हम 0 से इधर आएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर जब हम आएंगे तो हमें क्या बढ़ता हुआ मिलेगा? क्षारीय गुण। जब 0 पर आ जाएंगे तो ना तो अम्लीय होगा और ना तो क्षारीय होगा, यानी कि यहां क्या होगा? आपका उदासीन होगा, यानी लवण होगा। दूसरा चीज कि 0 से अगर इधर हम आते हैं तो इधर अम्लीय गुण बढ़ता है, 1 पर आ जाएंगे तो उसका अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होगा, H प्लस आयन वहां पे सबसे ज्यादा होगा। जितना ही ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज्यादा मात्रा में वह अपने अंदर से H प्लस आयन को निकालेगा, यानी उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये क्या होता है? आपका अम्लीयता इधर बढ़ती है, इधर आपकी क्षारकता बढ़ती है और इधर आपकी अम्लीयता बढ़ती है। 0 से इधर जाने पे अम्लीयता बढ़। अब अगर कोई पूछे कि किसी भी ऐसा कोई अम्ल है या मतलब अम्ल क्षार कुछ भी है, उसका अगर पीएच, कोई भी अगर एक यौगिक है उसका पीएच मान अगर कितना है? 4 है, तो वह अम्ल है या क्षार है? तो हम जानते हैं कि 7 के नीचे जो रहता है, 7 से नीचे जो रहता है, 7 से लेकर के 1 के बीच में, 7 से लेके 1 तक, 7 से 1 तक का अगर पीएच मान है तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। अगर 8 से 14 के बीच में उसका पीएच मान है, 8 से लेके अगर 14 तक पीएच उसका है तो वह क्या होगा? क्षार होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हुई होगी। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की क्षमता, देखिए यहां से उधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की शक्ति, भाई हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो रही है तो हाइड्रोजन की शक्ति बढ़ रही है। इधर आ रहे हैं तो OH माइनस आयन बढ़ रहा है, यानी इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की शक्ति यहां भी बढ़ रही है। तो यहां पे हाइड्रोजन की शक्ति की गणना हम किस से करते हैं? पीएच मान के हिसाब से करते हैं। और पीएच मान किस काम में आता है? उस किसी भी हम यौगिक का अम्लीय और क्षारीय गुण इस पीएच के सहायता से चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए डेनमार्क के वैज्ञानिक थे सॉरेंस, उन्होंने इस मेथड को दिया, स्केल को दिया, जिसके हिसाब से हम पीएच की गणना आसानी से करते हैं। तो कोई पूछता है आपके लिए, तो अगर कोई पूछता है आपसे कि अगर कोई भी किसी भी पदार्थ का अगर पीएच 11 है तो उसका वह अम्लीय होगा या क्षारीय, या अगर कोई पूछता है कि जो 3 तो आपको होमवर्क में 3 प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि पीएच, जिसका पीएच मान 11 होगा वह अम्लीय होगा या क्षारीय, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। और दूसरा प्रश्न आपका है कि एक वस्तु का पीएच मान 1 है और दूसरे वस्तु का पीएच मान 4 है, तो इसमें बताइए कि अम्लीय, सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें है। ये दोनों सवाल आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं।
और कुछ सीख रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है पीएच का महत्व। देखिए पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्व है। सबसे पहले पीएच का महत्व तो हम अगर जनरली तौर पर देखें, आपके केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो पीएच का जो महत्व है, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं। दूसरा चीज, इसके दैनिक जीवन में हमारे ढेर सारे महत्व हैं, जिसका पहला है पाचन की क्रिया में पीएच। हमने देखे पाचन, मनुष्य के पाचन तंत्र का एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। उसमें बताया गया है कि जो आपका आमाशय है वह हमेशा अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्य करता है। अब पाचन तंत्र की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें, अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम वहां बताया गया है कि जो आमाशय है वह हमेशा एक अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, क्षारीय माध्यम में कार्य नहीं करता। आमाशय में जो पेप्सिन नामक एंजाइम होती है वह अम्लीय माध्यम में कार्य करती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, और जो छोटी आंत है वह क्षारीय माध्यम में कार्य करती है। तो हमारे पाचन में भी पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि पाचन में भी हमारी अम्ल और क्षारीय माध्यम दोनों माध्यम उपस्थित होता है। दूसरा चीज कि कभी कभी देखते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। तो पेट में दर्द क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होती है, और अम्ल का स्राव जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा आमाशय होता है वह अम्ल का स्राव, अम्ल की उत्पत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में कराने लगता है, या ज्यादा मात्रा में कराने लगता है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में कराने लगता है। तो अम्ल, वही अम्ल हमारे पेट में क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हमारे पाचन क्रिया में पीएच का महत्व है। दूसरा है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं, तो देखिए रक्त का, मनुष्य के शरीर का जो रक्त है, खून है, उसका जो पीएच है आपका 6.8 से 7.8 के बीच में होता है। 6.8 से 7.8, इसका मतलब देखिए क्या है? 6 से 8 के बीच में, 6 से 7.8 के बीच में, यानी कि जो रक्त का हमारा पीएच है ना तो अधिक अम्लीय होता है और ना ही अधिक क्षारीय होता है। देखिए इसका कारण क्या है कि जब देखिए अम्लीय, अगर ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे जो खून है, जो रुधिर है, इसमें आपका प्लाज्मा और सीरम उपस्थित होते हैं। यदि यह ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो जो आपके रुधिर में, जो आपके रक्त में प्लाज्मा और सीरम है, उनकी आकृति हीमोग्लोबिन में बदल जाएगी, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का पाचन अच्छे से नहीं करा पाएगा। ऑक्सीजन हमारे जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे रुधिर का, खून का जो पीएच होता है 6.8 से 7.8 के बीच में ही होता है। देखिए लार, मनुष्य के लार में, जैसे लार का काम क्या होता है पाचन तंत्र में, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि लार जो है, लार क्या करता है? भोजन को जब चबाता है हमारा दांत, तो उसमें लार स्रावित होकर के मिलता रहता है, जिसको भोजन में लुगदी के रूप में बदल देता है, उसको सरल शर्करा के रूप में बदल देता है, जिससे आसानी से पाचक हो जाता है। दूसरा चीज कि जो हमारे दांत हैं, खाना जब हम खाते हैं तो उसमें देखिए तो जैसे जो हमारे दांत हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं उसमें भोजन में उपस्थित आपका कैल्शियम फास्फेट जो होता है, वह दांत पे देखते होंगे कि खाना खाने के बाद जब सुबह आप उठते हैं तो देखते होंगे दांत पे एक परत सी जम जाती है। वह परत जल में अघुलनशील होती है, और अगर मनुष्य के लार का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है, इससे अगर कम हो जाता है यानी अम्लीय हो जाता है, तो क्या होगा कि यह जो हमारे दांत पे जो परत जमती है उसे हम एनिमल कहते हैं, एनिमल कहते हैं। तो वह एनिमल आसानी से नहीं निकल पाएगा, और हमारे दांत धीरे धीरे क्या करेंगे? सड़ना शुरू करेंगे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि क्या होगा जब लार का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा? तो हम बताएंगे कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आपका ये होता है कैल्शियम फास्फेट जो होता है, वह एनिमल के रूप में हमारे दांतों के ऊपर उपस्थित हो जाता है। यदि लार का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो वह एनिमल जल में अघुलनशील होता है, जो जल में नहीं घुल सकता। तो इसलिए हम अगर उससे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो हमारे दांत धीरे धीरे क्या करते हैं धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए लार का पीएच 5.5 से हमेशा 5.5 ही रहना चाहिए। अगला है पीएच और पौधे, जंतु
जंतुओं की आत्मरक्षा। देखिए अघे और जंतुओं में अगर पीएच की बात करें, कभी आपने सोचा है कि जो बिच्छू डंक मारता है तो वह फटता क्यों है, दर्द क्यों देता है? जब कांटा हम में चुभता है तो दर्द, कांटे के चुभने से दर्द शरीर में क्यों होता है? तो दर्द इसलिए होता है कि कांटा हो या कोई मतलब जैसे बिच्छू हो गया, चींटी हो गई, ये सब जब काटती हैं तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि यह एक फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं, जो कि हमारे ब्लड के साथ क्रिया करके वहां पे जलन उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है। तो इस तरह से पौधे और जंतुओं, पौधे के जैसे, पौधे में हम जैसे बात करें कि कांटे हो गए, कांटे जब हमारे शरीर में चुभते हैं तो दर्द होता है, काफी मात्रा में दर्द होता है। तो कांटों से क्या होता है? फार्मिक अम्ल निकलता है, जो कि हमारे रक्त के साथ क्रिया करके हमें दर्द और जलन पहुंचाता है। और जंतु जैसे आपका बिच्छू हो गया, चींटी हो गई, ये सब काटती हैं तो वहां भी वह क्या करती हैं? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं, जो कि हमारे शरीर के साथ क्रिया करके जलन और दर्द हमें देता है। अगला है हमारा मिट्टी का पीएच और फसल उत्पादन। तो देखिए मिट्टी का पीएच जो होता है मिट्टी का पीएच 5 से 8 के बीच में होता है। अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो हमारे पैदावार में, फसलों के पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। तो इसलिए मिट्टी का भी पीएच 5.8 होता है। इस पॉइंट के अंदर जितनी भी बातें बताई गई सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक नंबर में प्रश्न किसी न किसी से उठा करके आपको देगा ही देगा। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक याद करेंगे। हमारा इस पाठ का जो लास्ट टॉपिक है वह है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अम्ल की वर्षा अगर होने लगे तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? देखिए वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच 5.6 के लगभग में होता है। वर्षा का जल जो होता है उसका पीएच मान जो होता है 5.6 के लगभग होता है। अगर 5.6 से कम हुआ, 4 की तरफ बढ़ा, 1 की तरफ बढ़ा, तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कही जाती है। अगर 5.6 से वर्षा के जल का अगर पीएच मान इससे कम होता है तो वह वर्षा कही जाएगी अम्लीय वर्षा। तो आपके अगर एक नंबर में प्रश्न आया कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से अधिक हो जाता है तो वह वर्षा क्या कही जाती है? अम्लीय वर्षा कही जाती है। अम्लीय वर्षा से होता क्या है, नुकसान क्या होता है? जैसे जो इमारतें हैं, बड़े बड़े घर हैं, जो पेंट पॉलिश जो किए गए हैं, तो अम्लीय वर्षा से उनके पेंट पॉलिश क्या होते हैं? खराब होते हैं। और जो हमारे पृथ्वी पर वनस्पतियां हैं, मानव जो जीवन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको भी अब अत्यंत नुकसानदायक होता है। क्योंकि जो मिट्टी का ये पीएच होता है 5 से 8 डिग्री होता है। अगर 5.6 से कम होता है, 5.6 से अगर पीएच मान इसका कम होता है तो वह अम्लीय हो जाएगा और जो हमारे फसलों का उत्पादन है वह भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह वर्षा के जल का भी पीएच मान हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण का योगदान रखता है। तो इसमें देखिए इस पाठ में जितना भी आपको पढ़ाया गया, आपको नोट्स के रूप में जहां जहां जरूरत समझ में आएगी आपको स्क्रीन पे या आने वाली स्लाइड में दे दिया जाएगा। आप वहां से नोट्स कॉपी में अपने लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।